हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो है निखिल और उसके दोस्तों की। ये काफ़ी पुरानी कहानी है, मतलब कि अगर आज के टाइम में बताया जाए तो निखिल और उसके सारे दोस्त मैरिड हैं, उनके बच्चे तक हो चुके हैं। लेकिन ये जो कहानी है ये तब की है जब वो सब कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो आप इससे आइडिया लगा ही सकते हो कि ये कितनी पुरानी कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है निखिल के कॉलेज से। वो पुणे में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। उनके फ्रेंड्स ग्रुप में वैसे तो बहुत लोग थे, पर जो मेन थे वो थे निखिल, नितिन, राज और सूरज। ये सब सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में थे। सबकी छुट्टियां पड़ती है, पर इस बार इन सब ने डिसाइड किया कि छुट्टियों में घर ना जाते हुए हम कहीं घूमने चलते हैं, कहीं ऐसी जगह जहां पर हम बहुत सारी मेमोरीज बना सके, जहां पर जाकर हम सब मिलकर बहुत सारे फन कर सके। एंड देन फाइनली दे डिसाइडेड टू गो टू असम। अब बढ़िया, ये चारों दोस्त अपनी पैकिंग वैकिंग करके असम के लिए निकल पड़ते हैं। ये काफ़ी पुराना टाइम है, तब का टाइम जब स्मार्टफोन और गूगल इतने ज़्यादा अपडेट नहीं थे कि आप मैप में लोकेशन डालो और वहाँ पहुँच जाओ। तो ये लोग तो बिना किसी प्रिपरेशन के बस वहाँ पहुँच गए थे। ट्रेन में बैठते हैं और सीधा पहुँच जाते हैं असम। असम पहुँचने के बाद ये अपने कुछ दिन तो होटल में निकालते हैं, और होटल में एक इनका दोस्त भी बन जाता है जो कि असम का ही रहने वाला था। बट जितने भी ये दिन वहाँ पर रह रहे थे इन्हें उतना मज़ा नहीं आ पा रहा था। मतलब कि इन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ ऐसा जो ज़िंदगी भर याद रहे। इन्होंने पहले भी ट्रिप्स करी है, तो ये भी काफ़ी नॉर्मल ट्रिप गुजर रही थी, और ये सोच रहे थे कि यार हम क्या ऐसा करें, कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कभी कोई गया ना हो, कुछ ऐसी जगह जाए जहाँ दुनिया अलग ही दिखे। मतलब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तभी इनका जो मैंने बताया कि आपको दोस्त बना था, उससे जाकर पूछते हैं कि यार तू हमें असम की कुछ ऐसी जगह बता दे, मतलब कि उसे देखकर ना हम सबका दिल खुश हो जाए, हम सबको ऐसा लगे कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए। तो वो जो दोस्त होता है बोलता है कि तुम इतनी दूर जाने की क्या ही सोच रहे हो, चलो मेरे साथ, मेरे गाँव चलो, वहाँ पर मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि तुम हैरान हो जाओगे। मेरा गांव इतना सुंदर है, वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं कि एक बार तुम वहाँ आ गए तो तुम्हें वहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। मैं अपने वर्ड्स में बता ही नहीं सकता कि मेरा गांव कितना खूबसूरत है। इन चारों को भी ये बात सही लगता है कि सही है, अगर हम ऐसी जगह जाएंगे तो मतलब एक तो जान पहचान का भी बंदा होगा और फिर उसका गांव भी देख लेंगे। जैसा ये बता रहा है भाई, मज़ा तो आएगा वहाँ जाने में। एंड देन फाइनली ये डिसाइड करता है कि अब हम अपने दोस्त के साथ इसके गांव जाएंगे एक्सप्लोर करने। और अब ये पांचों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, और वो रहते भी उसी के घर में ही है। गाँव में पहुँचते हैं। अब ये जो इनका दोस्त होता है उसका नाम होता है विश्वजीत। अब ये विश्वजीत के साथ उसके गाँव में पहुँचते हैं। गांव में पहुंचते हैं तो विश्वजीत की फैमिली से ये सब मिलते हैं। सब काफ़ी खुश लग रहे थे फैमिली वाले कि अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पर आए, आपकी हम सब बहुत सेवा करेंगे, आपको यहाँ मज़ा आएगा। और उसके बाद वो विश्वजीत के घर में ही ये चारों रहने लग जाते हैं। और निखिल का बताना है कि विश्वजीत ने जितना सुंदर अपने गाँव को बताया था वो उससे भी ज़्यादा सुंदर था। वहाँ की हवाओं में एक अलग ही हलचल थी। चारों तरफ ऐसा लगता था कि सिर्फ खुशी ही खुशी है। बस अगर एक दिक्कत थी तो वो ये थी कि इनके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। उस समय की बात है जब हर जगह सिग्नल मिलना इतना आसान नहीं होता था, तो ये लोग अपने घर पे कॉल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिलहाल उन्होंने आने से पहले अपने घर पे इन्फॉर्म कर दिया था कि वो विश्वजीत के साथ उसके गाँव जा रहे हैं। तो ठीक है, अब ये आगे हैं और आगे पीछे हर जगह एक्सप्लोर करते करते करीबन 1-2 दिन निकल जाते हैं। अब नॉर्मली ये बाग में घूम रहे होते हैं जहाँ अलग अलग टाइप के पेड़ होते हैं। अब राज की नज़र एक ऐसे पेड़ पे पड़ती है जो कि काफ़ी अलग लग रहा था बाकी पेड़ों से। उससे करीबन 500 मीटर दूरी में ही था वो जो पेड़ था। राज को एक चीज़ बहुत अजीब लगती है, वो ये था कि जहाँ चारों तरफ हरियाली थी वहीं सिर्फ उस पेड़ के आसपास पूरा बंजर और पूरा सूखा पड़ा हुआ था। अब राज विश्वजीत से पूछता है इन सारे पेड़ों के बीच में अलग सा पेड़ कर क्या रहा है। जैसे ही राज ये पूछता है विश्वजीत के चेहरे के तो पूरे रंग उड़ जाते हैं, और वो बोलता है कि दोस्तों कुछ भी हो जाए उस पेड़ के पास मत जाना, वो एक शापित पेड़ है। तब तक निखिल बोल पड़ता है कि ये तो एक बैनियन ट्री है ना। अब ये पेड़ में कोई भी पत्ता नहीं था, पूरी तरीके से सूखा पड़ा था। तो राज बोलता है कि तुझे कैसे पता ये बैनियन ट्री है। तो निखिल बोलता है पता नहीं यार, बस मैंने तो ऐसे बोल दिया। ये लोग यही सब डिस्कस कर रहे थे कि तभी विश्वजीत उन्हें वहां से ले जाता है। रात में सब बैठे हुए थे और राज के अंदर उस पेड़ को लेकर बहुत सारे सवाल थे, बहुत क्यूरियोसिटी थी। अब ये चारों बैठकर एक प्लान करते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी भर के लिए कोई मेमोरी चाहिए ना, तो भाई इससे अच्छा मौका नहीं है। यहाँ का एक पेड़ जिसे गांव वाले एक कर्स्ड ट्री मानते हैं, एक शापित पेड़, और अगर हम वहाँ गए उसके आसपास जाकर अगर हमने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, उसे एक्सप्लोर करा, तो ज़िंदगी भर की एक बहुत बड़ी मेमोरी बन जाएगी। और हमें भी पता चलेगा कि क्या ये सच में कर्स्ड ट्री है या फिर सिर्फ एक मन गढ़ंत बात। अब ये चारों जाते हैं और विश्वजीत से पूछते हैं कि
तू तू हमें ये बता कि ये कर्स्ड ट्री क्या क्या कहानी क्या है इस पेड़ की, क्यों इसे एक शापित पेड़ माना जाता है और क्या होता है अगर इसके पास जाते हैं या कुछ भी। तो जब ये सब बातें कर रहे होते तो विश्वजीत की दादी भी वहीं थी। उन्हें हिंदी उतनी अच्छे से आती नहीं थी, वो अपनी लैंग्वेज में बात करती थी। तो वो जब ये सब सुनते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि ये सब उस पेड़ की बात कर रहे हैं, और वो विश्वजीत को अपनी लैंग्वेज में कुछ तो बोलती है। जब ये चारों उन्हें देख रहे हैं तो उन्हें ये समझ आ गया है कि वो थोड़ी सी नाराज़ है, और जो भी वो विश्वजीत को बोल रही है कहीं ना कहीं वो इन चारों से रिलेटेड है। जिसके बाद विश्वजीत इन्हें बोलता है कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी दादी थोड़ी सी नाराज़ है, एक बार इन्हें सोने देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। टाइम बीतता है, दादी जी सो जाती है, और बाद में विश्वजीत इन चारों को इस पेड़ की कहानी बताता है। विश्वजीत बताता है कि आज से कई साल पुरानी बात है, जब इस पेड़ के सहारे 2 लड़कियों को बांधकर जला दिया गया था, और तभी से ये पेड़ पूरी तरीके से झड़ चुका था। कोई पत्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बेजान पेड़ बनकर रह रहा है। और कहा यह भी जाता है कि उन दोनों की आत्मा आज भी इस पेड़ के आसपास भटकती है। निखिल इस बात पे पूछता है कि जलाकर क्यों मारा। तो विश्वजीत बताता है कि ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब उसने उसके बारे में किसी से भी पूछा, जो भी वहाँ पे बड़े थे, तो वो सब उससे गुस्सा करने लग जाते और उसको कभी भी इसके बारे में नहीं बताते। जिस पे एकदम से राज बोल पड़ता है कि अरे ये सब एंटरटेनमेंट के लिए बना के रखा है गांव वालों ने, बस डरा के रखा है बाकियों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस पे सब कोई हंसता है और फिर उसके बाद सोने लग जाते हैं। विश्वजीत अपना सोने चले जाता है, और जिस रूम में इनको रखा हुआ था इन चारों को, उसकी विंडो से वो पेड़ बहुत क्लियरली दिख रहा था। अब ये चारों जिनका भी प्लान था कि हम जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे, ये अभी रात भी हो चुकी है, और गाँव में एकदम से बाहर जाना ये भी थोड़ा रिस्की तो है। और ख़ासकर जो विश्वजीत ने बताया, तो ये चारों ऐसे बैठे हैं, खिड़की से उस पेड़ को देखे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या लगता है तेरे को, जो ये गांव वाले बोलते हैं, जो हमें विश्वजीत ने बताया, क्या ये सच है। दूसरा बोलता है कि यार पता नहीं, मतलब सुनने में वैलिड भी लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक र्यूमर भी लग रहा था। तीसरा बोलता है कि आखिर उन दोनों लड़कियों को जलाया क्यों होगा, क्या होगी उनकी कहानी। और जैसे जैसे ये आपस में बात कर रहे थे, इनके दिमाग में बस सवाल बुने जा रहे थे, मल्टीपल सवाल आए जा रहे थे जिसका कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो यार एक बार देख आते हैं उस पेड़ को, पर खुद ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर सच में कोई है, और अगर कोई है तो क्यों है। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें सिर्फ उस पेड़ के पास ही मिलेंगे। और बस ये सोचते सोचते चारों निकल पड़ते हैं उस पेड़ की तरफ। अब चारों उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो इन्हें फील कराए कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल है या ऐसी कोई आत्माएं भटक रही है। करीबन आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, बट फिर भी इन चारों को वहाँ पर कुछ भी फील नहीं हुआ। इन्होंने वहाँ पर करीबन 1 से 1.5 घंटा बिताया। अलग अलग टाइप से पेड़ से बात करने की कोशिश करी, अलग अलग टाइप से बुलाने की कोशिश करी कि अगर कोई है तो आओ, हमें देखो, हमारे पास बहुत सवाल है, हमें उनके आंसर चाहिए। बहुत कुछ बोलने की कोशिश करी, पर एक भी चीज़ वहाँ पर कामयाब नहीं हुई। जिसके बाद ये चारों वापस से घर की तरफ आ जाते हैं। अब अगला दिन होता है और ये चारों विश्वजीत को सब कुछ बताते हैं और मजाक उड़ाते बोलते हैं कि भाई पागल, ये गांव वाले सबको पागल बना रहे हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, हम गए थे देखने और वहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और विश्वजीत को भी लगता है कि शायद वो सब सच बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब सा डर फैल चुका है जिससे गांव में हर कोई इस चीज़ पर विश्वास करता है, लेकिन किसी ने भी ऐसा कुछ देखा नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये पेड़ कोई शापित पेड़ है। ये प्लान बनाते हैं कि विश्वजीत को भी लेकर जाएंगे और उसे भी प्रूव करेंगे। तो विश्वजीत बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं भी चलकर एक बार देख लूँगा। फिर से रात होती है और इस बार ये पांचों निकल पड़ते हैं पेड़ की तरफ और पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं और नॉर्मली बात कर रहे हैं कि देखा कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही तो है। विश्वजीत भी वहाँ पर बैठा हुआ था कि अचानक से विश्वजीत खड़ा होता है और पेड़ को देखकर कुछ अपनी ही भाषा में बोलने लग जाता है। जो चारों थे उन्हें समझ नहीं आता कि विश्वजीत ये क्या बोल रहा है। जिसके बाद विश्वजीत वापस से बैठ जाता है और इनसे बात करने लग जाता है। ये लोग पूछते हैं कि तूने अभी क्या बोला, तू पेड़ से क्या बात कर रहा था। तो विश्वजीत उसका कुछ आंसर नहीं देता, वो ऐसे ही हंसने लग जाता है। अब ये लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी इनके सामने से एक औरत चलती हुई आती है। उसने नॉर्मल असम वाले कपड़े पहने हुए थे। अंधेरा था तो उतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये लोग उसे देखकर छुप जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं वो कोई गांव वाली ना हो और वो इन्हें ऐसे इतनी रात को देख ना ले, और अगर उसने देख लिया तो वो पूरे गांव को बता देगी, जिसके बाद इनकी तो श्यामत पक्का आएगी। अब ये लोग छुपे हुए हैं और वो जो औरत है वो धीरे धीरे इनके करीब आ रही है। घना अंधेरा तो इन सबको उसका चेहरा भी अच्छे से नहीं दिख पा रहा। वो करीबन 100 मीटर तक आ जाती है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी अच्छे से नहीं दिख रहा था।
लेकिन एक चीज थी जो कि विश्वजीत की आंखों में हाईलाइट हो रही थी, वो थी जेठी पोटी। ये एक ऐसा ऑर्नामेंट है जो बहुत पहले मैरिड वुमेन पहना करती थी, लेकिन ये बहुत पहले पहना करती थी। अब तो लोगों ने लिटरली इसको पहनना बंद कर दिया है। ऑल्दो इन चारों को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये असम की औरतें ही पहना करती थी। बट विश्वजीत को ये बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि गाँव में कोई भी औरत नहीं है जो ये ऑर्नामेंट अब पहन के घूमती हो। तो फिर आखिर ये औरत कौन थी जो कि इतना पुराना गहना पहने यहाँ पर घूम रही है? तभी अचानक से तेज़ हवा का एक झोंका आता है और इनकी आंखों में धूल आने लग जाती है, और ये सब अपनी आंखों को मलते हैं। और जब ये वापस उठकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई औरत नहीं होती। इनकी आंखों के सामने जो वो औरत थी वो अब वहाँ से जा चुकी थी। ये लोग भी आसपास हर जगह देखते हैं, पर इनको वो औरत कहीं नहीं दिखती। जिसके बाद ये पांचों बोलते हैं कि चलो यार, बहुत टाइम हो गया, हम भी अब घर की तरफ चलते हैं। अब ये पांचों भी झाड़ियों से बाहर निकलते हैं जहाँ ये छुपे हुए थे, और अब घर की तरफ जाने लगते हैं। जाते ही जाते विश्वजीत के पैरों में कुछ लगता है, उसे ऐसा फील होता है, मतलब कि वो चल रहा था और एकदम से स्लिप सा हो गया। तो बोलता है कि ये क्या है पैर के नीचे जो आया। सब थोड़ी सी उस पर टॉर्च मार कर देखते हैं तो देखते हैं कि उसके पैर के नीचे कुछ खून का निशान थे, और नॉर्मल खून नहीं, बल्कि खून के जो निशान थे वो प्रॉपर पैर के बन रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने अपने पैरों में खून लगाया और ऐसे उस पर ज़मीन पे रख दिए। ये लोग बोलते हैं कि वो जो औरत थी शायद ये उसी के निशान है, शायद उसके पैरों में लगी हो। ये खून के निशान पेड़ की तरफ जा रहे थे। अब ये सारे लोग भी उस निशान को फॉलो करते करते पेड़ के पास पहुंचते हैं, और वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ये खून के निशान पेड़ के पूरे इर्द गिर्द है, मतलब एक सर्कल है। अगर मतलब आप उस निशान को फॉलो करो तो ऐसा लगेगा कि वो बस पेड़ के इर्द गिर्द पूरे गोल चक्कर में घूमे जा रही है, और कहीं नहीं है वो निशान। अब ये पांचों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ आ जाती है कि गांव वाले जो भी बोलते थे वो झूठ नहीं था। ये पांचों दौड़ लगाते हैं सीधा अपने घर की तरफ। तभी इनको पीछे से एक आवाज़ आती है, मोई तोमार लोगोते जाओ। वेल, निखिल का बताना है कि ये बहुत पहले उनको सुनाई दी थी, तो शायद कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती है जो ये डायलॉग था। तो असम से जो मेरे दोस्त लोग हैं वो प्लीज़ बताना कि इसका क्या मतलब है। लेकिन उस समय पर जब इन्होंने ये आवाज़ सुनी तो ये लोग एकदम रुक गए। इनको तो इसका मतलब पता नहीं था, बट विश्वजीत को अच्छे से इसका मतलब पता था। विश्वजीत इन सबको बोलता है, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना, और चलो 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 यहाँ से। और भागते हुए अब ये लोग घर में जल्दी से आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं ज़ोर से, क्योंकि डरे हुए हैं। धीरे से तो करेंगे नहीं उस समय कि कोई उठ ना जाए, आराम से कर लेता हूँ। तो जम के एकदम दरवाज़ा बंद करते हैं, जिसकी आवाज़ से दादी उठ जाती है। और वो जब आकर देखती है तो ये पांचों डरी हुई हालत में पूरे पसीने में लथपथ दादी को दिखते हैं। दादी समझ जाती है कि इस समय पर ये पांचों बाहर गए थे, और जो उनकी हालत है उसे देखकर दादी जी और भी चीज़ें समझ जाती है। वो विश्वजीत को अपने साथ अपने रूम में लेकर जाती है, और ये चारों जहाँ पर इनको रूम दिया होता है वहाँ पर चले जाते हैं बिना सवाल के। और उसके बाद ये चारों वहाँ पर जाकर सो जाते हैं। इन्होंने अपनी खिड़की भी बंद कर दी थी जहाँ से इन्हें वो पेड़ दिखता था। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सबके दिमाग में अभी भी बहुत सवाल थे, लेकिन कोई भी उस बारे में सोचना नहीं चाह रहा था। कैसे कैसे करके इन्होंने वो पूरी रात निकाली। अगले दिन सुबह होता है तो ये देखते हैं कि पूरा गांव विश्वजीत के घर के बाहर खड़ा है, और सबके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। साफ दिखाई दे रहा था कि सब कितने ज़्यादा नाराज़ हैं इन सब से। वहाँ जाकर देखते हैं तो विश्वजीत एक पूजा में बैठा हुआ था। ये चारों तो एकदम क्ल्यूलेस थे कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद जब पूजा खत्म होती है तो ये विश्वजीत के पास जाते हैं। विश्वजीत कुछ बोलता उससे पहले गांव का एक आदमी बढ़कर गुस्से में इन सबसे बोलता है कि कृपया करके आप अपने बोरी बिस्तर लेकर हमारे गांव से बाहर चले जाएं। और वो जिस गुस्से में बोल रहा था सेम एक्सप्रेशन सबके चेहरे पर दिख रहे थे, जिस पर विश्वजीत इन चारों को अपने रूम में ले जाता है, और वो काफ़ी डरा हुआ है और इन सबको बताता है कि दोस्तों, कल रात को जो हमें औरत दिखी थी ना, वो वही औरत थी जिसे सालों पहले गांव वालों ने मार दिया था, और जिसने हमें आवाज़ दी थी वो भी वही महिला थी। और अगर हम मुड़कर उसका जवाब दे देते तो शायद हम में से कोई भी नहीं बचता। जिस पर निखिल बोलता है कि बट पिछली रात को तो हम भी गए थे ना, हमें क्यों कुछ नहीं हुआ। तो विश्वजीत बताता है कि उस औरत का सिग्निफिकेंस हम गाँव वालों से है, उसको बदला लेना है, तड़पाना है, जो भी करना है वो हम गाँव वालों से करना है। और इसलिए अगर तुम चारों अकेले होते और वो तुम्हें दिख भी जाती तो भी शायद वो तुम्हें कुछ नहीं करती। और तुम सबको याद है कल रात को हमें खून दिखा था, जो पैर के चलने के निशान थे खून के, वो और किसी के नहीं बल्कि हमारे बगल में जो रहते हैं उनकी गाय सुबह मरी हुई मिली है, और वो उसी का खून था जो पैरों के निशान में हमें दिखा था। विश्वजीत आगे बताता है कि और उस औरत ने पता है मुझे क्यों कुछ नहीं करा, क्योंकि मेरे गले में ताबीज़ है। वो अपने गले से ताबीज़ निकाल कर दिखाता है और बताता है कि ये ताबीज़ ऑलमोस्ट हर गांव वाले ने पहना हुआ है, सिर्फ इसीलिए
कि कभी वो औरत बाहर भी आ जाए या फिर कभी ऐसे दिख भी जाए तो वो गांव वालों को कुछ कर ना पाए। सिर्फ इसी के डर से सब गांव वालों ने वो ताबीज़ पहना हुआ है। ये सुनकर चारों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, काफ़ी ज़्यादा डरे भी थे और उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि अपनी अपनी क्यूरियोसिटी के चलते वो कितना कितना गलत कदम ले बैठे थे। अगर विश्वजीत ने वो ताबीज़ नहीं पहना होता तो कल रात को कुछ भी हो सकता था। एक दोस्त जो कि अपने दोस्तों को अपना गांव दिखाने के लिए लेकर आया, उन्हीं की गलती की वजह से शायद वो दोस्त की जान भी जा सकती थी और इनका एक मजाक कैसे पूरे गांव को झेलना पड़ता। ये सब थॉट्स इन सब के दिमाग में चल रहे थे। अब ये चारों अपना सामान पैक कर लेते हैं, पर राज के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे कि आखिर क्यों इतनी बेरहम तरीके से उन दोनों लड़कियों को मारा गया। और अपने इस सवालों का जवाब पाने के लिए राज वापिस से उस आदमी के पास जाता है जिसने सुबह इनको बोला था कि प्लीज़ हमारे गांव से चले जाओ। उस आदमी के पास जाता है और बोलता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। पहले तो आदमी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं बताना, तुम बस यहाँ से जाओ। राज जाता नहीं है, वो बोलता है कि अगर आप हमें बताओगे हम अभी चले जाएंगे, पर अगर आप हमें नहीं बताओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो आदमी परेशान होकर बोलता है ठीक है भाई, पूछ, क्या पूछना है। राज पूछता है कि हमें इसकी कहानी जाननी है, हमें हिस्ट्री बताओ पूरी, कि आखिर हुआ क्या था, आखिर ऐसा क्या करा था उन दोनों ने कि पूरे गांव ने मिलकर उनकी जान ले ली। और फिर वो आदमी गांव की हिस्ट्री बताता है। वो बताता है कि कैसे पुराने टाइम में दो लड़कियां थी, बहनें थी, वो काला जादू परफॉर्म किया करती थी। पहले तो किसी को पता नहीं चला, पर धीरे धीरे सब ने उन लड़कियों को इस पेड़ के नीचे देखा था। वो इस पेड़ के नीचे रात को आती थी और कुछ अजीब तरीके के तंत्र मंत्र पढ़ती थी, जिसकी वजह से गांव के बच्चों की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। शुरुआत एक बच्चे से हुई थी, पर धीरे धीरे कई सारे बच्चे बीमार पड़ने लगे। बच्चों की जो फैमिली थी उन्होंने पहले वैद्य को दिखाया, पर जब कुछ भी समझ नहीं आया तो वो किसी पंडित के पास गई और पंडित ने यह बताया कि आपके बच्चों के ऊपर काला जादू हुआ है। एक ऐसा जादू जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, जिससे बचना बहुत मुश्किल है। गाँव वालों ने मिलकर पुलिस में जाकर कंप्लेंट भी करी, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। वो उनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं था। उन्होंने तो ये बोल के भगा दिया कि हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है जो ये चीज़ साबित कर सके कि जो भी हुआ है इन लड़कियों की वजह से हुआ है। गांव वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। चीज़ें बद से बदतर होने लगी थी। गांव का वो जो पहला लड़का था जिसे बीमारी हुई थी, उसकी जान चली जाती है और 3 दिन में 3 बच्चों की जान चली जाती है। जिसके बाद जिनके भी बच्चे बीमार थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश आ चुका था। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इसी तरीके से मरते रहें, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ भी नहीं करा तो ये दोनों लड़कियां उनके सारे परिवार को खा जाएंगी। और इसी गुस्से में सारे गांव वाले आते हैं, उन दोनों लड़कियों के घर जाते हैं और उन्हें बालों से पकड़कर बाहर लेकर आते हैं। वो लड़कियां तड़प रही थी, वो बोल रही थी हमने कुछ नहीं करा, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, ब्ला ब्ला, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता। और फिर उन दोनों लड़कियों को उसी पेड़ से बांध दिया जाता है जिसके नीचे वो रात को ये सारी क्रियाएं करती थी। और फिर देखते ही देखते आग लग जाती है, जिसके चलते वो दोनों तो जले ही जले, पर यह पेड़ भी पूरी तरीके से जल चुका था और आज तक ये पेड़ एक जला हुआ पेड़ बनकर ही रह गया है। सबको लगा कि उनकी मौत के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर यह सबकी गलतफहमी थी, क्योंकि उनकी मौत के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी। जिस आदमी ने सबसे पहले इन दोनों को घर से बाहर निकाला था, जिस आदमी ने अब पूरे गांव को इकट्ठा करा था ये बोलते हुए कि अगर हमने कुछ नहीं करा तो हम सब भी मारे जाएंगे, उस आदमी की अचानक से मौत हो जाती है और धीरे धीरे वापस से गांव के बच्चे मरने लग जाते हैं। जिसके बाद गांव वाले मिलकर पूरे गांव में टंगोरिया पूजा रखवाते हैं और ये वही पूजा थी जो आज विश्वजीत पर भी परफॉर्म करी जा रही थी सुबह। दिस इज़ द काइंड ऑफ पूजा जो कि एंसिस्टर्स के लिए करी जाती है, आपके पूर्वज के लिए। आपके पूर्वजों से आशीर्वाद लिया जाता है और फिर आपके पूर्वज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और इस पूजा के बाद से ही गांव में हर किसी के गले में आपको एक ताबीज़ दिखता है, जो कि कहा जाता है कि उनके पूर्वजों का आशीर्वाद उस ताबीज़ में होता है। उनके पूर्वज आज तक उन सबको उन 2 डायनों से बचा रहे हैं और शायद आगे भी बचाते रहेंगे। इतना सब बताने के बाद वो आदमी बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और हमें हमारे हालात पर छोड़ दो। तुमने ऑलरेडी चीज़ें बहुत बिगाड़ दी है, हम नहीं चाहते कि तुम इससे ज़्यादा कुछ और करो। और ये चारों भी सबको सॉरी बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। विश्वजीत को भी ये लोग बहुत सॉरी बोलते हैं कि सॉरी यार, हमारी वजह से ये सब हो गया, हम तो
हम तो बस फ़न करने आए थे, मेमोरीज़ बनाने आए थे, बट हमारी वजह से तू फंस गया। विश्वजीत बोलता है कि कोई नहीं यार, टेंशन क्या है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम आराम से जाओ। और आई होप कि तुम्हें यहाँ मज़ा आया हो। आई होप कि मतलब मज़ा तो पता नहीं, बट मेमोरीज ऐसी बनी है कि तुम कभी नहीं भूल पाओगे, है कि नहीं। और विश्वजीत सही भी था, क्योंकि आज इतने साल हो चुके हैं और आज भी वो लोग हमसे ये बात शेयर कर रहे हैं, वो कभी भी इस चीज़ को भूले ही नहीं है। ये लोग अब वापस से अपने पुणे चले जाते हैं, कॉलेज की स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। इन सबको कोई आइडिया नहीं है कि इनके जाने के बाद गाँव में क्या हुआ। विश्वजीत से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। पर एक बात है कि आज तक ये लोग विश्वजीत को इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और निखिल ने भी मुझसे ये जो स्टोरी है ये बोलकर शेयर करी है कि आपके थ्रू अगर विश्वजीत से कांटेक्ट हो सके तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो अगर विश्वजीत तक ये स्टोरी पहुंच जाए तो आई होप पहुंच जाए, तो प्लीज़ निखिल को कांटेक्ट करना, मतलब मुझे कांटेक्ट करना, मैं आगे निखिल को ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। आई होप कि आपको ये कहानी सुनकर मज़ा आया हो। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।